नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि सीखना एक तरह के व्यवहार का है। अर्थात ये सीखना जो होता है किस तरह व्यवहार का है। यहाँ पे कहा गया ऑप्शन ए में बचाव है, बी में कहा गया विस्तार है, सी में कहा गया संशोधन है, डी में कहा गया प्रसार है। अर्थात लर्निंग इज अ काइंड ऑफ डिफेंस ऑफ बिहेवियर, एक्सपेंशन ऑफ बिहेवियर, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर या प्रोपेगेशन ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पे बात करें इसके करेक्ट ऑप्शन की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा संशोधन से संबंधित है। अर्थात यहाँ पे सीखना जो है एक तरह के व्यवहार है जो कि संशोधन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो मनोविज्ञान के अनुसार क्या है, मनोविज्ञान के अनुसार सीखना व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित एवं स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। अर्थात मनोविज्ञान मानता है कि जो भी हम लोग सीखना चाहते हैं या व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो एक प्रकार से अपेक्षित और स्थायी होता है। और यहाँ पे बात किया जाए तो जब कोई व्यक्ति या बच्चा नया कौशल सीखता है या जानकारी या आदत सीखता है तो उसमें नए अनुभवों से नए प्रकार का व्यवहार जुड़ता है या किसी पुरानी आदत में बदलाव आ जाता है। वहीं पे थोड़ा सा आगे बात करें तो इसे ही संशोधन अर्थात मॉडिफिकेशन कहा जाता है। सीखना व्यवहार परिवर्तन अथवा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया है। शेष विकल्प जैसे कि बचाव, विस्तार या प्रसार सीखने की शुद्ध परिभाषा या व्याख्या में सही नहीं आते, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन केवल सी करेक्ट रहेगा। अब बात करते क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जिसके अंदर कहा गया है कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। अर्थात क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि स्किनर बॉक्स इज यूज फॉर वर्बल लर्निंग, क्लासिफिकेशन कंडीशनिंग, ऑपरेंट लर्निंग या इंसिडेंटल लर्निंग, किसके लिए यूज में किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में भी इधर देख सकते हैं, हिंदी में शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रस्तुति अनुबंधन के लिए, चालक अधिगम के लिए या आकस्मिक अधिगम के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है इसका सी वाला करेक्ट बैठेगा जो कि ऑपरेंट लर्निंग अर्थात तो चालक अधिगम के लिए सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से बात किया जाए तो स्किनर बॉक्स मनोवैज्ञानिक बी एफ स्किनर द्वारा विकसित एक उदाहरण है या उपकरण है जो प्रायोगिक रूप से चालक अधिगम अर्थात ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझने और सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बॉक्स में प्रायः चूहों या कबूतरों को रखा जाता है जिन्हें एक लीवर दबाने या बटन दबाने पर भोजन या इनाम दिया जाता है। यह प्रयोग यह साबित करता है कि व्यवहार अर्थात जैसे लीवर दबाना का अधिगम पुरस्कार या दंड के माध्यम से होता है जिसे चालक अधिगम कहते हैं। शाब्दिक अधिगम या प्रस्तुत अनुबंधन या आकस्मिक अधिगम के लिए स्किनर बॉक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। अर्थात बुद्धिमापन जो होता है कि भाटिया बैटरी परीक्षण में है। इंग्लिश में कहा गया है हाउ मैनी सब टेस्टेड्स आर इन देयर इन द भाटियाज बैटरी टेस्ट टू इंटेलिजेंस। क्या होते हैं तो इसमें कहा गया फर्स्ट में 5 उप परीक्षण होते हैं, बी में कहा गया 8 उप परीक्षण होते हैं, सी में कहा गया 4 उप परीक्षण होते हैं और यहाँ पे डी में कहा गया 7 उप परीक्षण होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ए वाला रहेगा 5 उप परीक्षण होते हैं। आप थोड़ा सा समझते हैं होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो भाटिया बुद्धिमापन बैटरी भारत में विशेष रूप से विकसित एक गैर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अर्थात ये जो यहाँ पे बात की जा रही थी ये बुद्धि परीक्षण से संबंधित एक यहाँ पे सिस्टम है जिसमें 5 उप परीक्षण शामिल होते हैं। ये उप परीक्षण मुख्य रूप से बच्चे की तार्किक और प्रायोगिक बुद्धि के मापन के लिए डिजाइन किए गए हैं और इसमें भाषा का उपयोग न्यूनतम होता है। 5 उपकरण परीक्षण आमतौर पर चित्र संयोजन, ब्लॉक बिल्डिंग, पाथ फाइलिंग इत्यादि प्रकार के होते हैं। यह परीक्षण भारत में बुद्धिमापन के क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है,
खासकर भाषाई विविधता वाले बच्चों के लिए। अन्य विकल्प जैसे कि 4, 7 या 8 उप परीक्षण गलत हैं, क्योंकि मानक भाटिया बैटरी में कुल 5 जो थे उप परीक्षण शामिल ही थे, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 4 पे, जिसमें कहा गया किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया, अर्थात हु प्रोपेगेटेड द किंडरगार्टन मेथड, किसने प्रोपेगेट किया। तो ऑप्शन ए में कहा गया फोवेल ने, मॉन्टेसरी ने, कुक ने या डाल्टन ने। तो ऑप्शन इसका रहेगा ए वाला करेक्ट था। फोरवेल ने जो था उन्होंने किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया। अब ये क्या विधि होती, इस पे अगर बात किया जाए तो किंडरगार्टन विधि जो है की स्थापना और प्रतिपादन फ्रेडरिक फोवेल ने किया था। उन्होंने 19वीं सदी में बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा के लिए यह विधि विकसित की, जिसमें खेल, काव्य, कला और प्राकृतिक अन्वेषण को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। फोवेल ने बच्चों के विकास पर गहरा ध्यान देते हुए शिक्षा को अधिक स्वाभाविक, रचनात्मक और अनुभवात्मक बनाने का प्रयास किया। फोवेल को केंद्र ग्रहण के पिता कहा जाता है। मॉन्टेसरी, कुक और डाल्टन संधि शिक्षा की अन्य प्रमुख विधाओं के प्रवर्तक हैं, लेकिन किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन केवल फोवेल ने ही किया था। अब यहाँ पे हम बात करते क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं, अर्थात तो हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग, कौन थे इसके काउंसलिंग के। तो यहाँ पे ए में कहा गया थॉर्न, रोजर्स, विलियम्स या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका थॉर्न जो थे, उन्होंने संकलनात्मक जो था यहाँ पे परामर्श के जन्मदाता जाने जाते हैं। थोड़ा सा इनके विषय में बात किया जाए तो संकलनात्मक जो परामर्श होता है या संकलनात्मक परामर्श वह परामर्श पद्धति है जिसमें विभिन्न परामर्श विधियों की उपयुक्त बातों का मिश्रण किया जाता है। विलियम्स को निर्देशित परामर्श का जन्मदाता माना जाता है। रोजर्स अनिर्देशित, गैर निर्देशित परामर्श के प्रवर्तक हैं। संकलनात्मक परामर्श की संकल्पना और प्रतिपादन थॉर्न द्वारा किया गया है। थॉर्न ने यह विचार दिया कि परामर्शदाता को सभी परामर्श पद्धतियों के उपयुक्त पहलुओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना चाहिए। अब यहां पे हम थोड़ा सा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है, अर्थात द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द करेक्टिंग अ स्टूडेंट अनडिजायरेबल व्यवहार, अर्थात उनका जो होता है अवांछित व्यवहार होता है उसको सुधारने के लिए, उसका संशोधन करने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। तो ऑप्शन ए में का छात्र को दंडित किया करना, फिर बी में कहा गया उसे नजरअंदाज करना, सी में कहा गया उसके माता पिता को सूचित करना, या डी में कहा गया है अवांछित व्यवहारों के कारणों का पता लगाना तथा उपचार का सुझाव देना। यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि यही सबसे उपयुक्त तरीका होता है कि जब बच्चे के अंदर कुछ अवांछित व्यवहार होते हैं, किसी चीज को सीख नहीं पा रहे हैं सही से, तो उनको सिखाने के लिए पहले उनकी कमियों को ढूंढा जाता है, फिर उनकी कमियों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन का डिटेल से सॉल्यूशन पे। तो छात्र के अवांछित या अनुचित व्यवहार को प्रभावी ढंग से सुधारने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि शिक्षक पहले उस व्यवहार के मूल कारणों का पता लगाएं और फिर उनसे निपटने के लिए उपयुक्त उपचार या समाधान सुझाएं। बिना कारण समझे बस दंड देना केवल अस्थायी समाधान है और कई बार यह व्यवहार को और बढ़ा भी सकता है। और नजरअंदाज करना भी व्यवहार को हमेशा नहीं रोकता है, खासकर यदि व्यवहार का कारण गहरा हो। केवल माता पिता को सूचित करना भी तब तक कारगर नहीं जब तक कारण और समाधान स्पष्ट न हो। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक शोधों के अनुसार अगर शिक्षक व्यवहार के कारणों की जांच करके समाधान सुझाते हैं तो संशोधन की स्थायी और सकारात्मकता होती है। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 7 पे, डिसलेक्सिया संबंधित है, अर्थात डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए में कहा गया पढ़ने समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, लेखन संबंधी समस्या से, या वाक क्षमता संबंधी विकार से। किससे संबंधित है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो आपको पढ़ने से संबंधित हमारी जो होती है वो डिसलेक्सिया होती है। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो
डिसलेक्सिया एक विशेष प्रकार की आदगम आ सकता है जिसमें बच्चे या व्यक्ति को पढ़ने में कठिनाई होती है। इसमें व्यक्ति अक्षरों की पहचान, समझ, उच्चारण, शब्दों के संयोजन आदि में भ्रमित रहता है, जिससे सही तरह से पढ़ना संभव नहीं हो पाता है। गणितीय संबंध समस्या या गणितीय संबंधी समस्या, लेखन संबंधी समस्या और वाक संबंधी विकार डिसलेक्सिया से अलग होते हैं। तो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की प्रक्रिया से जुड़ा विकार है, जिसमें व्यक्ति के क्रम और ध्वनि मिश्रित करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अर्थात ब्रेल लिपि जो होती है और यहाँ पे टेप रिकॉर्डिंग, अर्थात ब्रेल स्क्रिप्ट एंड टेप रिकॉर्डिंग कैन बी यूज्ड एज एजुकेशनल प्रोविजन फॉर विच स्टूडेंट, किसके लिए प्रयोग में होगा। तो ऑप्शन ए में कहा गया दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, या श्रवणबाधित विद्यार्थियों के लिए, या अश्रवणबाधित विद्यार्थियों के लिए, या डी में शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए। तो किसके लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा एक शैक्षिक प्रावधान होता है। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग दोनों ही शैक्षिक साधन विशेष तौर पर दृष्टिबाधित विद्यार्थी अर्थात विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट के लिए उपयोगी होता है। ब्रेल लिपि स्पर्श आधारित लिपि है, जिससे नेत्र ज्योति से वंचित विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। टेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से श्रवण के द्वारा पाठ्य सामग्री सुनी जा सकती है, जिससे उन्हें पढ़ने और सीखने में मदद मिलती है। तो श्रवण बाधित विद्यार्थी के लिए ये साधन उतने प्रभावी नहीं है, क्योंकि उनकी समस्या सुनने की है, पढ़ने की नहीं है। शारीरिक रूप से विकलांग या अन्य श्रेणियों के लिए इनका प्रयोग सीमित होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसमें कहा गया CWSN का अर्थ होता है। CWSN जो होता है इसका क्या अर्थ होता है ये पूछा गया है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन ए में कहा गया मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, मृदु आवश्यकता वाले बच्चे, अर्थात चिल्ड्रन विद स्ट्रॉन्ग नीड्स, चिल्ड्रन विद आइसोलेटेड नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, पर्सन विद माइल्ड नीड्स। तो यहाँ पे सी वाला रहेगा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले जो होते हैं उसको CWSN कहा जाता है। इसका मतलब क्या अगर बात करें तो CWSN का पूरा अर्थ है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। यह शब्द युग उन बच्चों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें पढ़ाई, व्यवहार या विकास में विशेष प्रकार की सहायता, संसाधन या समर्थन की जरूरत होती है। इसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भाषा, सामाजिक या भावनात्मक तौर पर अलग अलग प्रकार की विशेष आवश्यकताएं रखने वाले बच्चे आते हैं। बाकी तीनों विकल्प सही हैं, अर्थ में सही अर्थ नहीं देते, क्योंकि CWSN केवल विशेष आवश्यकता शब्द के लिए प्रचलित है। अब आज का लास्ट का क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए में कहा गया साक्षात्कार, बी में कहा गया विश्वास, सी में कहा गया वृत्ति वृद्धि या संप्रेषण। अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कंसर्निंग इंटरव्यू, ट्रस्ट, वोकेशनल ग्रोथ या कम्युनिकेशन। अब इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना होगा। और इसी वीडियो का या इस क्वेश्चन का डिटेल से सॉल्यूशन देखने के लिए आपको इस पूरे वीडियो की PDF की PPT लिंक जो होगी वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को या फेसबुक अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।